प्रिय छात्र छात्राओं, आपके अपने YouTube चैनल कलम सिंह बिसला पर स्वागत है। आज हम कक्षा 8, 9, 10, 11 और 12 के लिए भूगोल और कक्षा 8, 9, 10 इनके लिए विभिन्न फसलों का मानचित्र दिखाएंगे कि कौन सी फसल कहाँ पैदा होती हैं, इसका अध्ययन करेंगे। और एक ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अच्छा है, ताकि इसमें ये पता चले कि कौन सा राज्य किस तरह की फसल पैदा करता है। ये हम देखते हैं मानचित्रों के अंदर कि भारत की फसलें भाग 2 वीडियो है ये, और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखते हैं कि कौन सी फसल कहाँ होती है। सबसे पहले हम भारत के 1 नंबर मैप में देखेंगे कि कौन सी फसल कहाँ पैदा होती हैं। हम यहाँ पर एक संकेतक बना लेते हैं ऐसे। यहाँ पर हम कुछ मुख्य फसलों का अध्ययन करेंगे। कि कौन सी फसल कहाँ पैदा होती है। यहाँ मैं लिख देता हूँ संकेत। नंबर 1 हम यहाँ पर जो है वो फसल देखेंगे जौ, यानी जो है वो कहाँ पैदा होता है, ये खाद्यान्न फसल है। नंबर 2 जौ के लिए हम संकेत बना सकते हैं ये। फिर उसके बाद दूसरी जो फसल है वो है मक्का। ये एक चारा और खाद्यान्न दोनों तरह की फसल है मक्का। इसके लिए हम संकेत बना देते हैं ये। उसके बाद नंबर 3 एक जवार, इसके लिए संकेत बना देते हैं ये। जवार भी एक तरह से खाद्यान्न और चारा दोनों तरह की फसल है, लेकिन ज्यादातर कुछ चारे में प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखिए। नंबर 4 उसके बाद फसलें हैं दालें। दालें जो है वो एक प्रोटीन का काफी अच्छा स्रोत मानी जाती है कि कहाँ किस क्षेत्र में दालें पैदा होती हैं। उसके बाद जो इस तरफ का मैप है इसके अंदर, और इसके अतिरिक्त इसके अंदर जो ये इधर का मैप है, इधर के लिए भी एक संकेत बना लेते हैं। इसके लिए भी कुछ फसलों का संकेत। नंबर 1 कि गन्ना कहाँ पैदा होता है, इसका संकेत कि कौन से राज्य सर्वाधिक गन्ना उत्पादक हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नंबर 2 फिर उसके बाद एक ये लिख देते हैं शुष्क फसलों की श्रेणी में बाजरा। नंबर 4 पर बाजरा। ये थोड़ा सा नंबरों की गलती हुई है यहाँ पर। 1, 2, 3, 4 और 5 बाजरा। ये कुछ फसलें हैं जिनका हम यहाँ पर करेंगे। और उनके बाद 6 तंबाकू। इसके लिए हम संकेत दे देते हैं ये, और उसके बाद इसके लिए संकेत देते हैं ये। उसके बाद हम लिखते हैं अगले में, अगला जो है ये, इसके अंदर हम गन्ना और उसके बाद दालें आ गई है। तिलहन, तिलहन फसलें हो चुका है। उसके बाद इसमें तंबाकू, बाजरा, दालें, ज्वार, मक्का, जौ, तिलहन। उसके बाद एक चावल रहता है हमारा, चावल 3 नंबर पर चावल। इस संकेतक में ये मुख्य फसलें थी जिनका हम अध्ययन करेंगे। देखिए मैं सबसे पहले हम इसी मैप पर आते हैं कि गन्ना क्या है, इसके ऊपर विस्तार से लिखते हैं।
कई बार 6 नंबर में गन्ने की भौगोलिक परिस्थितियाँ, ये एक प्रश्न आ जाता है। गन्ने की भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या होती हैं? सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि गन्ना दोमट मिट्टी यानी जलोढ़ मिट्टी में भी पैदा होता है। इसके लिए काफ़ी उपजाऊ भूमि की ज़रूरत होती है। गन्ना जो है उससे शक्कर, खांड, चीनी इत्यादि बनाने, गुड़ इत्यादि बनाने का काम किया जाता है। गन्ने के बारे में एक ऐतिहासिक बात बता देता हूँ कि पूरी दुनिया को सबसे पहले सिर्फ शहद मधुमक्खी से जो प्राप्त होता है उसी का ज्ञान था कि मीठी चीज़ दुनिया में यदि है तो वह शहद है। लेकिन जब सिकंदर उसकी सेना भारत के ऊपर आक्रमण करने आई तो उसे हरियाणा पंजाब के जो बॉर्डर थे, सिंधु नदी के आसपास का एरिया, वहाँ पर आकर के उन्होंने, ये पहले हरियाणा पंजाब एक ही होता था, पाकिस्तान में पंजाब सूबा जिसको मैं बोलूँगा, तो वहाँ बॉर्डर के ऊपर कुछ किसानों ने कोहलू लगा करके गन्ने का रस निकाल करके गुड़, शक्कर इत्यादि बनाए हुए थे और उनमें से बहुत भीनी खुशबू उठ रही थी। जब सिकंदर सेना के साथ वहाँ आता है तो उसने बहुत बड़े क्षेत्र में जो कोहलू चलते थे वो एक उद्योग की तरह होते थे। वहाँ बड़ी सुंदर सुंदर गुड़ की पेड़ियाँ यानी डली जिसको बोलते हैं वो बना करके, यानी पीस अंग्रेजी में कह सकते हैं, वो रखे हुए थे एक बहुत बड़े मैदान में सुखाने यानी सूखने के लिए तैयार गुड़। तो खुद सिकंदर और उसके सैनिकों ने, जब सेनापतियों ने उस गुड़ को चखा तो वो खुशी से उछल पड़े थे कि ओ ब्लेंडियन इज ग्रेट, भारतीय कितने महान हैं कि इन्होंने शहद को भी एक डली के तौर पे जमा दिया। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये शहद नहीं है, ये गन्ना है। तब उनकी आंखें खुली कि भारतीय वास्तव में ही दुनिया का सिरमौर देश है। यहाँ के लोग बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हैं कि उन्होंने गन्ने से गुड़, शक्कर, चीनी बनाना सीख लिया है, खांड बनाना सीख लिया है। और ये ऐसा गन्ना जो है भारत में पैदा होता है दुनिया का, और कहीं भी दुनिया को गन्ने का ज्ञान नहीं था। ये एक तरह से मेगास्थनीज, उसकी पुस्तक में भी वर्णन मिलता है लेकिन वो अब लुप्त हो गया है एक तरह से उसकी पूर्ण जानकारी, लेकिन कई ग्रंथों में, पांडुलिपियों में ऐसा मिला है। गन्ना जो है उसके लिए पाला बहुत हानिप्रद होता है। इसके लिए बहुत मेहनत का काम करना पड़ता है, इसकी बंधाई करना, इसको उगाना। प्राय 2-3 ऋतुएं हैं भारत में गन्ना बोने की। इसको प्राय जनवरी फरवरी के मास में भी लगा दिया जाता है। कई क्षेत्रों में अप्रैल के मास में भी इसको लगाया जाता है। कई क्षेत्रों में इसको नवंबर दिसंबर में भी लगाया जाता है। इसको एक तरह से जो पोरी होती है यानी उसको काट करके भूमि में दबाया जाता है और उसके ऊपर एक आँख होती है, उस आँख से ही पौधे का अंकुरण होता है। और गन्ना जो है वो एक नगदी फसल की श्रेणी में आता है, ये ध्यान रखें। इसके लिए ज़्यादा वर्षा नहीं होनी चाहिए, इस वर्षा नहीं तो 5-6 सिंचाइयों का प्रबंध पर्याप्त रहता है। यदि वर्षा है तो वो 200 से 250 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। ज़्यादा वर्षा होने से इसका रस पतला पड़ जाता है, उसमें मिठास कम आ जाता है। दूसरा, जो गन्ना है उसके लिए कम से कम यह लगभग 10 महीने से लेकर के 12 महीने यानी 1 वर्ष तक की फसल है, तब यह तैयार होती है। दूसरा, इसके लिए कम से कम यानी उष्णकटिबंध का पौधा होता है लगभग ये, इसके लिए 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। इतना तापमान होगा तो फसल काफ़ी अच्छी होती है। तो ये एक तरह से इसके लिए कुछ भौगोलिक परिस्थितियाँ थी। गन्ना भारत के 3 भागों में होता है। ये देखिए कौन सा राज्य किस स्थान पर है। देखिए, ये देखिए सबसे पहले ये महाराष्ट्र है और यहाँ उत्तर प्रदेश है, यहाँ तमिलनाडु है। सबसे ज़्यादा जो गन्ना पैदा होता है वो एक तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। सबसे ज़्यादा गन्ना मिले भी यही हैं, इसको हम देख सकते हैं। ये तो था उत्तर प्रदेश, यानी गन्ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ गन्ना यहाँ पैदा होता है। दूसरा, एक और संकेत दे देता हूँ मैं कि जो महाराष्ट्र है, यहाँ ये देखिए, यहाँ महाराष्ट्र में भी काफ़ी अच्छी चीनी की मिलें हैं, यहाँ भी काफ़ी मात्रा में गन्ना पैदा होता है। उसके बाद तमिलनाडु में भी गन्ना पैदा होता है, यहाँ तमिलनाडु राज्य है। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि भारत में यदि गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक है यानी प्रति हेक्टेयर, तो वो तमिलनाडु में सर्वाधिक है। ये ध्यान रखें, प्रति हेक्टेयर में यहाँ लिख देता हूँ प्रति हेक्टेयर
उत्पादन यदि अधिक है तो वो है तमिलनाडु में। ये ध्यान रखें, तमिलनाडु में प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक उत्पादन है। और यदि सर्वाधिक यानी सर्वाधिक उत्पाद क्षेत्र तो वो है उत्तर प्रदेश। ये मैं यहां लिख देता हूं, उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना पैदा होता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन प्रति हेक्टेयर तमिलनाडु में गन्ना पैदा होता है, महाराष्ट्र में भी गन्ना पैदा होता है, कुछ कुछ भाग इसका गुजरात में भी है, हरियाणा पंजाब के भी एक तरह से जो उत्तरी हिस्से हैं हरियाणा पंजाब के, उनमें भी गन्ना पैदा होता है। ये ध्यान रखिए। तो ये मुख्य गन्ना उत्पादक राज्य थे। और ये देखिए ध्यान रखें, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, तमिलनाडु और ये आगे फिर हरियाणा पंजाब का कुछ भाग। तिलहन, तिलहन क्या होता है? तिलहन वे फसलें होती हैं जिनसे हमें तेल प्राप्त हो सकता है, जैसे सरसों है, तारामीरा है, सूरजमुखी है। ये फसलें कहाँ का पैदा? देखिए तिलहन हरियाणा पंजाब के जो पश्चिमी भाग राजस्थान से लगते हुए यहाँ हम संकेत दे देते हैं, यहाँ भी पैदा होता है। कुछ उत्तर प्रदेश के भागों में भी पैदा होता है तिलहन, और राजस्थान के भी शुष्क क्षेत्रों में तिलहन पैदा होता है। यानी सरसों कुछ गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र इनमें, और दक्षिणी भारत के भी लगभग प्रांतों में तिलहन फसलें पैदा होती हैं। ये देखिए तिलहन का मतलब होता है जिनसे हमें तेल प्राप्त होता है। इन भागों में भी काफी तिलहन फसलें प्राप्त होती हैं। यानी एक तरह से तमिलनाडु है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ है कुछ भाग, और इसके अतिरिक्त गुजरात, राजस्थान है, हरियाणा पंजाब के पश्चिमी भाग हैं, कुछ उत्तर प्रदेश के भाग हैं, यहाँ तिलहनें पैदा होती हैं। उसके बाद होता है चावल। कि चावल कहाँ कहाँ पैदा होता है? हम जानते हैं कि इसका संकेत ही है। देखिए हरियाणा पंजाब के जो लगभग पश्चिमी भाग हैं, यहाँ मैं लगा देता हूँ निशान, हरियाणा पंजाब में भी चावल पैदा होता है। ये मैं यहाँ लगा देता हूँ, ये मैंने निशान किया है यहाँ। और इस तरफ यदि हम असम में आते हैं तो यहाँ भी चावल पैदा होता है काफी मात्रा में। पश्चिम बंगाल है, यहाँ चावल पैदा होता है। उड़ीसा है, यहाँ के भागों में चावल पैदा होता है। बिहार है, यहाँ के भागों में चावल पैदा होता है। देखिए सर्वाधिक जो चावल पैदा होता है वो बिहार, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में पैदा होता है। तमिलनाडु के क्षेत्रों में पैदा नहीं, कुछ कुछ चावल तमिलनाडु के क्षेत्रों में भी पैदा होता है। जो नदी घाटियां हैं वहां पर मैंने यहाँ संकेत दिया है कि यहाँ भी चावल पैदा होता है। तमिलनाडु, कुछ केरला, कर्नाटका इन भागों में। और सर्वाधिक जो चावल पैदा होता है वो पश्चिम बंगाल, बिहार और कुछ कुछ भाग झारखंड और कुछ भाग दोनों उड़ीसा, असम इत्यादि राज्यों में जो है सर्वाधिक चावल पैदा होता है। इसके अतिरिक्त जो गंगा अतराई क्षेत्र है, यानी गंगा की तलहटियां हैं जो उत्तर प्रदेश में, वहां भी गंगा के किनारे किनारे चावल पैदा होता है। हरियाणा पंजाब के अंदर भी बहुत बड़े भाग पर अब चावल पैदा होने लगा है, ये ध्यान रखिए। तो ये तो थे कुछ क्षेत्र चावल के। कुछ कुछ जम्मू कश्मीर के भाग भी हैं जहाँ चावल पैदा होता है, हिमाचल वगैरह इनके भाग भी, उत्तराखंड वगैरह। तो ये तो थे इस तरह से गन्ना, तिलहन और चावल। चावल की भौगोलिक परिस्थितियां पढ़ते हैं हम क्या है। देखिए चावल दुनिया की एक पहली यानी प्रमुख खाद्यान्न फसल है। दुनिया की बहुत ज़्यादा जनसंख्या इसको भोजन के तौर पे इस्तेमाल करती है। चावल उष्णकटिबंध का पौधा है। इसकी जड़ों में पानी खड़ा रहना चाहिए, भूमि समतल होनी चाहिए। इसके लिए 400 सेंटीमीटर 300 से 400 सेंटीमीटर वर्षा पर्याप्त होती है। यदि नहीं तो इसके लिए भरपूर सिंचाई के साधन होने चाहिए, यानी इसकी जमीन यानी जड़ों में पानी नहीं सूखना चाहिए। ये होता है, यह एक तरह से रोपण कृषि होती है कि पौधे लगाए जाते हैं। अधिक जनसंख्या यानी श्रम की जरूरत पड़ती है, जैसे पौधे लगाना, उनका घास चुनना, इसकी कटाई करना, फिर भूसा और दाना अलग करना। प्राय महिलाओं या प्रवासी मजदूर जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, इसके मजदूरों को इसमें लगाया जाता है क्योंकि वो सस्ते श्रमिक होते हैं। दूसरा जो है, जो चावल होता है वो उष्णकटिबंध का पौधा होता है। इसके लिए कम से कम 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। इतना उच्च तापमान, उमस, नमी भरा मौसम होगा वो इसके लिए बहुत अनुकूल होता है, इसकी वृद्धि अच्छी होती है। तो ये एक तरह से चावल की कुछ भौगोलिक। इसके लिए
अच्छे जल निकास वाली मृदा उत्तम मानी जाती है। कुछ क्षेत्रों में ऐसी मृदा भी उत्तम रहती है जिसमें पानी खड़ा रहे, यानी जल निकास वाली नहीं। यदि जल निकास होगा तो जैसे वो नदियों के किनारे और पानी आता रहे जाता रहे, और यदि जिन क्षेत्रों में पानी नहीं है तो वहाँ जल निकास वाली मृदा नहीं होनी चाहिए। इसकी जड़ों में पानी खड़ा रहना बहुत जरूरी है। निकास वाली हो तो पानी की पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो ये एक तरह से इसकी कुछ भौगोलिक परिस्थितियाँ थी। दोमट, काली मिट्टी, इन मिट्टियों में इसको उगाया जाता है। तो ये इसकी मुख्य भौगोलिक परिस्थितियाँ थी चावल की। उसके बाद जो तिलहन होती हैं, तिलहन में फसलें होती हैं जिनसे हमें तेल प्राप्त होता है। जैसे तारा मीरा है, सरसों है, सूरजमुखी है, नारियल है, मूंगफली है, इनसे हमें तेल प्राप्त होता है। ये प्राय ज़्यादातर इनमें जो तारा मीरा है या फिर एक तरह से सरसों है, इनका रकबा ज़्यादा होता है, यानी क्षेत्र ज़्यादा होता है। प्राय सरसों, तारा मीरा जैसी जो फसलें होती हैं तिलहन में, ये शुष्क क्षेत्र की फसलें होती हैं। शीतकालीन ऋतु में इनको बोया जाता है, यानी एक तरह से इनको रबी खरीफ यानी दो भागों में बांट सकते हैं फसलों को। इसका भी हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे कि रबी कौन सी होती है और खरीफ कौन सी होती हैं, इसका भी हम अध्ययन करेंगे अभी इसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये जो तिलहन फसलें होती हैं प्राय इनकी फलीदार पौधे होते हैं। इनके अंदर जो दाना होता है उसे तेल प्राप्त किया जाता है, उसे वनस्पति घी या भोजन के लिए वसा प्राप्त करने के लिए उनको प्राप्त किया जाता है। सीधे तेल को भी कच्चे तौर या पका करके खाया जाता है। ज़्यादातर जो तिलहन फसलें हैं वो महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, इनमें सभी जगह उगाई जाती है। हरियाणा, पंजाब के कुछ भाग हैं, उत्तर प्रदेश के कुछ भाग हैं, सब जगह एक तरह से इसको उगाया जाता है। ये जो है ना एक तरह से कम पानी वाली फसलें होती हैं। जैसी फसलें भी दो प्रकार की होती हैं, यानी आर्द्र फसलें और शुष्क फसलें। हम इस प्रश्न को भी यहाँ पढ़ेंगे, लिख देता हूँ एक बार। देखिए यहाँ पर नंबर 1 आर्द्र फसलें कौन सी होती हैं, और नंबर 2 शुष्क फसलें, यानी शुष्क फसलें क्या होती हैं। इन दोनों चीजों को पढ़ेंगे। एक जो है ना हम एक और पढ़ेंगे यहाँ पर कि रबी फसलें कौन सी होती हैं, यानी रबी फसलें नंबर 1। नंबर 2 जो है हम पढ़ेंगे खरीफ। खरीफ फसलें कौन सी होती हैं के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे एक बार। देखिए जो आर्द्र फसलें वे होती हैं जिन फसलों को अधिक पानी की आवश्यकता होती है उनको आर्द्र फसलें कहा जाता है। और जिन फसलों में जैसे आर्द्र वाली फसलें कौन सी होती हैं, यानी जहाँ पर ज़्यादा वर्षा हो, अधिक सिंचाई के प्रबंधन हो, या जिनको अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है वो आर्द्र फसलें कहलाती हैं। जैसे गन्ना, चावल, गेहूँ, ये आर्द्र की श्रेणी में होती है। कपास ये आर्द्र की श्रेणी में होती है क्योंकि इनको अधिक सिंचाई, अधिक पानी की जरूरत होती है। तो शुष्क फसलें वे होती हैं जिनको कम पानी की जरूरत पड़ती है या नाम मात्र के पानी की जरूरत पड़ती है, वे शुष्क फसलें होती हैं। जैसे ज्वार, बाजरा, सरसों, गवार, तारा मीरा इत्यादि ये फसलें वे होती हैं जिनमें कम पानी की जरूरत होती है या नाम मात्र पानी की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए इनको शुष्क फसलें कहा जाता है। दूसरा है रबी फसलें कौन सी होती हैं और खरीफ फसलें कौन सी होती हैं। देखिए कई बार बच्चे भूल जाते हैं कि रबी फसलों में, मैं ट्रिक बता देता हूँ। हम सिर्फ खाने के लिए 2 फसलों के नाम याद रखें, एक गेहूं और एक चावल, क्योंकि ज़्यादातर हमारे भोजन का हिस्सा यही होती हैं। तो देखिए गेहूं मैंने मान लीजिए यहाँ लिख दिया, मैंने यहाँ पर लिख दिया मैंने गेहूं। गेहूं में 2 शब्द हैं, गे और हूं, 2 शब्द आए हैं। 2 शब्द है तो रबी में कितने शब्द हैं, र और भी 2 शब्द आए हैं। क्या भी लिखिए इसको, रबी रबी लिखा गया। अब देखिए खरीफ, खरीफ में 1, 2 और 3 शब्द आए। चावल लिखेंगे हम यहाँ, जैसे मैंने लिखा चावल, चावल में 3 शब्द आए हैं, यानी वर्ण यानी चावल, 3 अक्षर आए हैं। तो खरीफ में भी 1, 2, 3 खरीफ। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ खरीफ, यानी इसमें भी 3 आए हैं। अभी ध्यान रख लीजिए कि गेहूं कब बोया जाता है। सीधी बात है, गेहूं सर्दी में बोया जाता है। तो अब देखिए गेहूं के साथ क्या क्या बोया जाता है। गेहूं के साथ जौ, जई, बरसीन, गाजर, मूली, और इसके अतिरिक्त सरसों, तारा मीरा,
ये गेहूं के साथ बोई जाने वाली फसलें होती हैं। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इन फसलों को एक तरह से रबी की फसलें बोल सकते हैं। रबी मतलब सर्दी में उगाई जाने वाली। सर्दी का मतलब जो फसलें हम प्राय नवंबर दिसंबर में उगाते हैं और जिनको मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है, तो वो फसलें इसमें होती है। यानी गेहूं में दो आया, रबी में दो आया, ये ट्रिक है। रबी में दो आया तो उसके लिए भी दो फसलें होंगी। तो ये हम याद कर सकते हैं कि कौन कौन सी सर्दी की फसलें हैं। ये भी प्रश्न अजीब आता है कई बार, ये जनरल नॉलेज या जीके या प्रतियोगी परीक्षाओं कक्षाओं की परीक्षाओं में पूछ लेता है। अगला है चावल, खरीफ। खरीफ को सावनी भी बोलते हैं। देखिएगा, खरीफ कौन सी फसलें हैं। खरीफ हमें पता है चावल को बोया जाता है, गर्मी में बोया जाता है। चावल के साथ क्या बोया जाएगा, चावल के साथ ज्वार, बाजरा, चावल, मूंग, अरहर और इसके अतिरिक्त कपास। ये फसलें एक तरह से कौन सी श्रेणी में आई, खरीफ में आ गई। खरीफ कौन सी फसलें होती हैं, प्राय जिन फसलों को मार्च अप्रैल और मई के महीनों में बोया जाता है और नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है, वे फसलें खरीफ की फसलें कहलाती हैं। तो ये तो ध्यान आया होगा सबको कि रबी फसलें कौन सी होती है, खरीफ कौन सी होती हैं और आर्द्र कौन सी होती हैं और शुष्क फसलें कौन सी होती हैं। अब हमने यहाँ पढ़ने के बाद हम याद करते हैं संकेतक जो क्या है। देखिए एक एक इनका फिर अध्ययन कर लेते हैं। गन्ना एक ऐसी फसल है जो रबी और खरीफ दोनों में उगाई जाती है। मैंने बताया ना कि इसको प्राय जनवरी फरवरी के महीनों में भी उगाया जाता है, अप्रैल में भी उगाया जाता है, कई क्षेत्रों में नवंबर दिसंबर में बो दिया जाता है। तिलहन, तिलहन में कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो कि जैसे हमने देखा कि सूरजमुखी है, वो लगभग हर मास में दोनों उसमें उगा दी जाती हैं। लेकिन सरसों और जो तारा मीरा है, ये फसलें कब उगाई जाती हैं, ये रबी में उगाई जाती हैं, यानी सर्दी में उगाई जाती हैं। इसलिए कुछ तिलहन फसलें ऐसी होती हैं जो रबी की होती हैं। चावल है, ये खरीफ की फसल है, गर्मी में उगाया जाता है, जो रबी की है। मक्का भी एक तरह से दोनों ऋतुओं की फसल हो गया है, ये चारे के तौर और खाद में। कहीं पर हमारे यहाँ भी देखिए हरियाणा पंजाब के भागों में प्राय इसको अक्टूबर नवंबर में बो दिया जाता है और वह दिसंबर जनवरी के महीनों तक चलता रहता है। कई बार हमारे हरियाणा में क्या करते हैं, हम उसको फरवरी जनवरी में बो देते हैं और वह अप्रैल मई जून के महीनों तक चलता रहता है। तो एक तरह से दोनों में ही श्रेणी में आ गया है ये। लेकिन ज़्यादातर पाला जब ज़्यादा ठंड होती है उस समय मक्का नहीं होता। तो इसलिए रबी और खरीफ की शुरुआती फसल है ये, यानी रबी के लास्ट की या रबी के शुरुआत की या खरीफ के लगभग। खरीफ में किसी समय बो सकती है, कैसी फसल है। जवार, ये एक तरह से खरीफ की फसल है। दालें हैं, दालें भी कुछ ऐसी होती हैं जैसे कि मूंग होती है, जो अरहर होती है, ये खरीफ की फसलें हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम मटर, चना देखें तो वो रबी की फसलें हैं, क्योंकि चना जो होता है और जो मटर होती हैं ये सर्दी के मौसम में बोई जाती हैं। तो दालें दो तरह से होगी, दालों में भी मिक्सिंग होगी। देखिए मूंग है, अरहर है, मिश्री है, तूर है, ये खरीफ की होगी। और इनमें मटर और इसके अतिरिक्त जो चना है, देसी चना जिसको काला चना बोलते हैं और एक ब्राउनी चना जिसको काबली चना बोलते हैं, वो क्या हुई, वे एक तरह से रबी की फसलें हो गई। बाजरा है, ये खरीफ की फसल है। तंबाकू है, ये प्राय खरीफ की ही फसल मानी जाती है। ये देखिए अभी का हम अध्ययन करते हैं कि जो कहाँ कहाँ बोए जाते हैं। देखिए लगभग हरियाणा पंजाब के जो राजस्थान से लगते भाग है ना, उन भागों में ऐसे जो उगाए जाते हैं, यानी रेतीले भागों में। राजस्थान के काफ़ी बड़े भाग में उगाए जाते हैं, गुजरात के भी कुछ भाग में उगाए जाते हैं, जो उत्तर प्रदेश के भी कुछ भाग में जो उगाया जाता है और मध्य प्रदेश के कुछ पार्टों में जो उगाया जाता है। ये कुछ महाराष्ट्र है, कुछ गुजरात का भाग आ जाता है जो उगाने में, कुछ मध्य प्रदेश का भाग आ जाता है। तो ये भाग जो उगाने, कुछ जो है ना ऊपर एक तरह से जम्मू कश्मीर के जो भाग हैं, इनमें हिमाचल के कुछ भागों में भी उगाया जाता है, कुछ बिहार के क्षेत्रों में भी उगाया जाता है। ये ध्यान रखें। उसके बाद जौ के बाद क्या है, जौ के बाद हम मक्का एक चारे वाली फसल है। दक्षिणी भारत से लेकर के जम्मू कश्मीर तक आ जाएगी। शरीर पे पूर्वोत्तर भारत को छोड़ दीजिए, यानी पूर्वोत्तर के भारत के कम भागों में मक्का उगाया जाता है, अन्यथा तो लगभग पूरे भारत में ही मक्का उगाया जाता है। हम कहीं भी निशान इसको लगा सकते हैं कि लगभग इसको चारे के तौर पे या छोटा मोटा खाने के तौर पे गुजरात के भागों में, राजस्थान के भागों में, क्योंकि ये कम पानी वाली फसल है लगभग, और बहुत ही छोटी ऋतु की फसल है, 2-3 महीने में तैयार हो जाता है। अगला है, फिर के मक्का के बाद है जवार।
ज्वार भी एक शुष्क फसल की श्रेणी में आती है। ये भी दक्षिणी भारत के इन भागों से लेकर के एक तरह से यहाँ तक आ जाएगी, लेकिन ज्यादातर इसका दक्षिणी भागों में ही प्रभाव है। ज्वार का ज्यादातर कहाँ है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, गुजरात के पार्ट हैं, या दक्षिण के जो कर्नाटक वगैरह, तमिलनाडु वगैरह, इस तरह के जो पार्ट हैं, इन क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश है, इसके भाग में तेलंगाना के भागों में, यहाँ कुछ कुछ चारे के तौर पे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पंजाब हरियाणा में भी उगाई जाती है। हरियाणा में इसका रकबा बहुत बड़ा होता है ज्वार का, ये ध्यान रखें। तो ये ज्वारें थी। उसके बाद दालें। दालें एक तरह से लगभग ज्यादातर मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये ध्यान रखें कि जो दालें हैं वो ज्यादातर तमिलनाडु, ये ध्यान दें, कर्नाटक का भाग, और एक तरह से आंध्र प्रदेश का कुछ भाग, मध्य प्रदेश का कुछ भाग, गुजरात का कुछ भाग, और एक राजस्थान का बहुत बड़ा भाग। राजस्थान के बहुत बड़े भाग में मूंग, अरहर इत्यादि फसलें उगाई जाती हैं। तो दालों के पार्ट ये हैं। एक तरह राजस्थान के भागों में चना भी उगाया जाता है, हरियाणा पंजाब के पश्चिमी भागों में भी चना उगाया जाता है, ध्यान रखें, और मूंग वगैरह, जी मैं यहाँ निशान कर देता हूँ। हरियाणा पंजाब के पश्चिमी भागों में भी दाल उगाई जाती हैं। उसके बाद बाजरा। बाजरा एक शुष्क फसल है, पंजाब हरियाणा के पश्चिमी भागों में भी उगाया जाता है, ध्यान दें, और राजस्थान की सारी पार्ट में बाजरा उगाया जाता है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इन भागों में बाजरा होता है। देखिए मैं यहाँ बता देता हूँ कि यहाँ के जो पार्ट हैं लगभग यहाँ बाजरा होता है इन भागों में। हरियाणा पंजाब के पश्चिमी भागों को ले लें, ये जो भाग हैं ये लगभग बाजरे के पार्ट हैं। ये जो भाग हैं ये बाजरे के पार्ट हैं, यहाँ देखिए। उसके बाद है तंबाकू। तंबाकू ज्यादातर उत्तर प्रदेश, गुजरात, इन दो राज्यों में ज्यादातर उगाया जाता है, ध्यान रखें। यानी तंबाकू जो है वो उत्तर प्रदेश और गुजरात, इन दो राज्यों में सर्वाधिक तंबाकू उगाया जाता है, जिसका उपयोग एक तरह से हुक्का, बीड़ी, सिगरेट इसमें किया जाता है। तो ये मुख्य फसलें थी जो हमने पूरे भारत के लिए बताई। अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और अगले वीडियो तक बने रहिए हमारे साथ।